साथियों नमस्कार। मैं उमाशंकर पटवा भास्कर दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रथम चरण का मतदान लगभग संपन्न होने के कगार पर है। जब तक ये वीडियो आप लोगों के सामने पहुंचेगा तब तक प्रथम चरण का मतदान पूरी तरीके से समाप्त हो चुका होगा। इसमें 58 सीटों के बारे में इस प्रदेश के 2,28,00,000 मतदाता अपना निर्णय ईवीएम में बंद कर चुके होंगे, जिसके परिणाम 10 मार्च को हमारे आप सभी के सामने आएंगे। एक अजीब बात इन चुनाव में देखने को आ रही है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खुलेआम धज्जियां सत्तारूढ़ दल के द्वारा ही नहीं बल्कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी उड़ाई जा रही हैं। और यह कहीं जानने अनजाने में नहीं हो रहा है। पूरी तरीके से सुविचारित सुगठित रूप में इसको क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसका उदाहरण आज 10 फरवरी 2022 को देश भर के सभी प्रमुख प्रसारित समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्री प्लान्ड इंटरव्यू है। प्री प्लान्ड इंटरव्यू क्यों आप कह सकते हैं, कैसे कहा जा सकता है उसको? ये खास बात आप देखिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि मतदान से 48 घंटे पूर्व किसी पार्टी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आशय होता है किसी पत्रकारों को संबोधन करना। एक तकनीकी रूप से उस कानून के प्रभाव से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केवल एएनआई के पिछले 2014 से अब तक के अगर क्रियाकलाप आप देखेंगे तो ये स्पष्ट करता है कि एएनआई स्वयं में कोई स्वतंत्र समाचार संस्था न हो करके केवल केंद्र और भाजपा शासित राज्यों की सरकारों की प्रवक्ता के रूप में काम कर रही है। उसकी एक भी खबर अब तक उससे इतर पिछले 8 वर्षों के कार्यकाल में कहीं पर किसी प्रकाश में नहीं आई। खास बात यह है कि एएनआई को जिस समय प्रधानमंत्री जी इंटरव्यू दे रहे होते हैं, उनका 1 घंटे 10 मिनट का साक्षात्कार 9 फरवरी 2021 की प्राइम टाइम में देश की सभी टेलीविजन चैनलों पर उसी समय लाइव प्रसारित हो रहा होता है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पूरी तरीके से खुला उल्लंघन है। आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू में तकनीकी तौर पर क्या अंतर है? सिर्फ इतना ही नहीं, इस इंटरव्यू के माध्यम से प्रधानमंत्री जी देश की जनता को भ्रमित करने की भी अपनी पुरजोर कोशिशें करते हैं। शायद वो समझते हैं कि इस देश में जनता में किसी को कोई जानकारी नहीं है और उसको जैसे वो मोड़ना चाहेंगे वो उस ओर मुड़ती चली जाएगी। जैसे उन्होंने कहा कि मुझे चुनावों की घोषणा होने के बाद प्रचार का मौका नहीं मिला, लेकिन अभी ठीक 3 दिन पहले की बात को प्रधानमंत्री जी ने कतई जिक्र नहीं किया कि 7 फरवरी 2022 को बिजनौर की जनसभा जो उन्होंने खुद प्रथम चरण के मतदान में सुनिश्चित कर रखी थी, उस दिन दिल्ली में पूरी तरीके से सूरज निकला होने के बाद और बिजनौर में सूरज निकला होने के बाद 18 डिग्री का तापमान होने के बाद उन्होंने बिजनौर की रैली केवल इसलिए खराब मौसम
के बहाने के साथ उसमें शिरकत नहीं की थी, क्योंकि उस रैली में, जिसमें 1 लाख लोगों के आने का दावा भाजपा की ओर से किया गया था, कुछ हजार लोग भी नहीं पहुंच रहे थे। और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस रैली को बिजनौर के इंटर कॉलेज ग्राउंड में संबोधित कर रहे थे, तो उनके संबोधन के दौरान बड़ी संख्या में लोग उठ करके बाहर जा रहे थे, जिसके तमाम वीडियो वायरल हैं। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम स्थगित करने का मुख्य कारण मौसम खराब नहीं, बल्कि उन तक अपने खुफिया तंत्र के माध्यम से पहुंची ये सूचना थी कि जनता आपको सुनने में कोई रुचि नहीं रखती और रैली स्थल पर कोई भीड़ एकत्रित होने की आशा कदापि नहीं है। उन्हें भली प्रकार से मालूम था कि अगर वो रैली में भाषण देने आएंगे और 1 लाख की जगह पर 2-4 हजार लोग सामने रहेंगे, तो एक संदेश चला जाएगा कि प्रधानमंत्री की लोक लुभावन शक्ति पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी का एक दूसरा कथन एक इशारा करता है। उन्होंने अपने इसी साक्षात्कार में, जो एनआई के माध्यम से देश के सभी टीवी चैनलों में एक साथ एक ही समय पर लाइव चलाया गया, यह भी स्वीकार कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी सभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव बुरी तरीके से हार रही है। आप अगर प्रधानमंत्री के उस 1 घंटे 10 मिनट के एनआई साक्षात्कार को पूरी तरीके से देखेंगे, तो उन्होंने उसमें उत्तर प्रदेश की सभी विकास योजनाओं का श्रेय योगी आदित्यनाथ जी को दिया है, परंतु स्वयं किसी योजना का श्रेय लेने से बचते रहे हैं और उसमें केंद्र सरकार की सहभागिता का कोई जिक्र कदापि नहीं किया है। एक सोची समझी रणनीति है प्रधानमंत्री जी की, जिससे अगर कल को उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा के विपरीत परिणाम आते हैं, तो यह ठीकरा योगी आदित्यनाथ जी के सर पर फोड़ा जा सके कि मुख्यमंत्री के क्रियाकलापों की वजह से भारतीय जनता पार्टी यह चुनाव में पराजित हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री का कोई योगदान नहीं है। जिस प्रकार से एक भ्रमित करने की कोशिश प्रधानमंत्री जी ने देश को अपने इस संबोधन के माध्यम से की है, और उससे भी अधिक दुखद जिस प्रकार से मीडिया ने प्लान्ड वे में उसे प्रचारित किया है, यह बिल्कुल निश्चित है कि एक ही समय एएनआई का इंटरव्यू करना और सभी मीडिया चैनलों द्वारा उसे एक साथ लाइव दिखाया जाना, सभी समाचार पत्रों में 10 फरवरी को एक साथ उसको मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित होना, बिना किसी पूर्व निश्चित कार्य योजना के कदापि संभव नहीं है। और यह कार्य योजना कम से कम 3 से 4 दिन पूर्व अनिवार्य रूप से बनी होगी, तभी इसे कार्य रूप दिया जा सकना संभव हो सका। सवालों के जिस तरह जवाब दिए गए, उसे ये साफ जाहिर है कि यह कथित इंटरव्यू भी मोदी जी के अपने अब तक के कार्यकाल में दिए गए 2 अन्य पूर्व साक्षात्कारों की भांति पूर्व निश्चित सवालों के तय उत्तरों पर ही आधारित रहा है। इसे किसी मौलिक साक्षात्कार के रूप में माना जाना किसी प्रकार से मैं समझता हूं ठीक नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी जब देश को संबोधित कर रहे थे, तो शायद उनके सामने यह तथ्य उनको जानबूझकर ध्यान नहीं रहा होगा कि इसी मंगलवार 8 फरवरी को बागपत दिल्ली से केवल 1 घंटे से भी कम की दूरी पर बड़ौत कस्बे, जनपद बागपत के बड़ौत कस्बे के एक जूते के थोक व्यापारी राजीव तोमर ने
और उसकी पत्नी पूनम तोमर ने अपने बढ़ते व्यापार घाटे के कारण परिवार का पेट भर न पाने की विवशता के चलते जहर खाकर आत्महत्या कर ली। और इस आत्महत्या के पूरे घटनाक्रम को उस व्यापारी ने लाइव रिकॉर्ड किया, जिसमें स्पष्ट रूप से उन्हें कहता सुना जा सकता है कि केवल उसकी मौत के जिम्मेदार मोदी हैं और मोदी की वो नीतियां, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण व्यापार धंधे और विशेष रूप से छोटे व्यापारिक व्यापार धंधे पूरी तरीके से तबाह हो गए और वो आर्थिक रूप से इतने बदहाल हो गए कि अपने परिवार का जीवन यापन कर पाने की स्थिति में न होने के कारण उन्हें आत्महत्या करनी पड़ रही है। देश की जनता को भ्रमित करने में पूरी तरीके से संलिप्त भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी सच्चाई से लोगों का ध्यान मोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करने में लगे हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य किसी भी प्रकार से जनता को भ्रमित करके चुनाव में जीत हासिल करना है। दुख इस बात का है कि लोकतंत्र का 14 स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया, जिसे हमारे लोकतंत्र बनाने वालों ने, संविधान बनाने वालों ने यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए वो उसके चौथे स्तंभ के रूप में काम करेगा, वो खुद एक दिशाहीन बिकाऊ माल की तरीके से हो गया है, जिसे कोई भी कहीं भी कभी भी केवल उसके मूल्यों पर खरीद सकता है, उसके मांगे गए पैसों के बदले में खरीद सकता है। जाहिर सी बात है, इस देश का मीडिया, विशेष रूप से सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, अपनी विशेषता को पूरी तरीके से खत्म कर चुका है। हमें कतई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि केंद्र सरकार के इशारे पर नाचने वाला भारत निर्वाचन आयोग इस मामले में कोई कार्रवाई करेगा। ऐसी कोई भी आशा करना केवल मृग तृष्णा मात्र होगी। इसमें अगर किसी को सही कार्रवाई करने का अधिकार है और आवश्यकता है तो वो है इस देश की जनता, जो अभी 5 राज्यों में अपने मताधिकार का उपयोग करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले चरण का मतदान लगभग संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण में 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा के मतदान के साथ में शेष अन्य चारों विधानसभाओं के मतदान पंजाब को छोड़ करके, पंजाब की तिथि परिवर्तित करके 20 फरवरी कर दी गई है, जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान की तिथि भी है। लेकिन 3 अन्य विधानसभाओं के चुनाव भी 14 फरवरी की तिथि में संपन्न हो जाएंगे। अब यह जिम्मेदारी इन सभी प्रदेशों के विवेकशील मतदाताओं पर है कि वो सत्तारूढ़ दल और पैसे के बदले में पूरी तरीके से बिकी हुई और उनको भ्रमित करने में जुटी मीडिया के आडंबर से बाहर निकल करके अपने विवेक के अनुसार कैसे निर्णय लेते हैं और अपने मताधिकार का कैसे उपयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर दर्शन देखने के लिए आपका। हमारी आपसे अपील है कि भास्कर दर्शन को अधिक से अधिक मात्रा में देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर भेजें और साथ ही अपने अमूल्य सुझाव और शिकायतों से भी हमें अवगत कराएं, जिसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।